उससे एरॉन फिंच को अपने आप पे बहुत गर्व होगा कि वो एक गांव की जमीन से दो ऐसे गेंदबाज खोज के लाए जिन्होंने पिछले 2 मैच उनको जिताए हैं। सिर्फ अकेले मोहसिन खान है जिन्होंने इंटरनेशनल नहीं खेला, बाकी सारे लोगों ने इंटरनेशनल खेला हुआ है। मोहम्मद शमी जितना एक्सपीरियंस लेके आते हैं इंटरनेशनल का उतना किसी के पास नहीं है जितना एक्सपीरियंस उनको आईपीएल का है, किसी गेंदबाज के पास नहीं है। गेंदबाजी के दम पे अब तक लखनऊ मैच जीतती हुई आई है। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं मैच वन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने फेवरेट शो पिच पे पंगा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस खास एपिसोड में बात करेंगे आज शाम को जो 7:30 बजे मैच होने वाला है राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। कितनी तगड़ी कॉम्बिनेशन होने वाली है और कितना जबरदस्त ये मुकाबला होने वाला है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शिवम, सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी, आज का मैच कैसा लगता है आपको? क्या लगता है कितना पंगा होने वाला है? देखिए, आज के मैच में जरूर पंगा होगा क्योंकि आज का जो मैच है वो राजस्थान वर्सेस लखनऊ का है और लखनऊ की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, वहीं राजस्थान की बल्लेबाजी बहुत बेटर है। ओपनिंग से लेके निचले क्रम तक बहुत तगड़ी बैटिंग के साथ राजस्थान रॉयल्स खेल रही है। वहीं लखनऊ के पास गेंदबाजी बहुत अच्छी है, चाहे मोहसिन खान हो, मोहम्मद शमी हो, आवेश खान हो, मयंक यादव हो, हालांकि मयंक को मौका नहीं मिला है, प्रिंस यादव हो, तो इनके पास बहुत तगड़ी गेंदबाजी लाइनअप है जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ आता है। सिर्फ अकेले मोहसिन खान है जिन्होंने इंटरनेशनल नहीं खेला, बाकी सारे लोगों ने इंटरनेशनल खेला हुआ है। तो लखनऊ जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, पिछला मैच वो हार गए हैं, कहने का मतलब ये है कि गेंदबाजी वर्सेस बल्लेबाजी का ये तगड़ा कॉम्बिनेशन रहने वाला है। पिछले मैच में जब पंजाब से लखनऊ का मुकाबला था तो पंजाब ने सभी गेंदबाजों को बहुत तगड़े से धोया था, चाहे मोहसिन खान हो चाहे मोहम्मद शमी हो। तो किस तरीके से इस मैच में लखनऊ अप्रोच करती है वो देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी के दम पे अब तक लखनऊ मैच जीतती हुई आई है। जी, पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें सबसे पहले तो ये दोनों टीमें कितने नंबर पर लाई करती हैं? देखिए, राजस्थान तो तब भी पॉइंट टेबल में ठीक है, लखनऊ बहुत नीचे है। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि लखनऊ के सामने तुम 250 रन बना दो, लखनऊ डैम से और नहीं बना पाएगी। उनका बैटिंग ऑर्डर इस तरीके का है, बैटिंग एवरेज इस तरीके का है और दिख रहा है वो चीज़। निकोलस पूरन फॉर्म में नहीं है, अब उनको एक बहुत बड़ी अमाउंट और बहुत बड़ी रेपुटेशन के साथ लखनऊ ने खरीदा है, परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। मुकुल चौधरी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, एक मैच उन्होंने हारा हुआ जिताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मैच में मुकुल चौधरी, या तो फिर मुकुल चौधरी को ऊपर बैटिंग दो जिससे कि उनको कुछ एक्स्ट्रा गेंदें खेलने को मिले और वो अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। जब बहुत सारी गेंदें ख़त्म हो जाती हैं, ओवर ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद किसी को बैटिंग के लिए जगह मिलती है और इम्पॉसिबल सा टास्क करना होता है, तो कोई भी बैट्समैन उसको हर समय नहीं कर सकता। वो एक आधी इनिंग में ऐसी इनिंग आती है, एक आधी मैच में ऐसी इनिंग आती है, बहुत सारे मैचों में जब वो परफॉर्म कर पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स लखनऊ के साथ हैं। वहीं राजस्थान की अगर हम बात करें तो संदीप शर्मा मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर से लेके नामदेव अरगर और इनके साथ इनके कप्तान जो है रेयान पराग, वो भी अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो कुल मिला के इनका कॉम्बिनेशन बढ़िया है। बिल्कुल, और इसीलिए पलड़ा जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान का डे वन से हम लोग नोटिस कर रहे हैं हर मैच में हर टीम के साथ कहीं ना कहीं राजस्थान ने अपने आप को कहीं ना कहीं ऊपर रखा है। लखनऊ के लिए इस बार प्रॉब्लम कहीं ना कहीं खड़े होने वाली। तो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मेहनत करने की सबसे ज्यादा जरूरत है इस मैच में आज के? देखिए, मेहनत तो खैर सभी प्लेयर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रहेगी मोहम्मद शमी के ऊपर, बहुत ज्यादा रहेगी। मोहम्मद शमी जितना एक्सपीरियंस लेके आते हैं इंटरनेशनल का उतना किसी के पास नहीं है जितना एक्सपीरियंस उनको आईपीएल का है, किसी गेंदबाज के पास नहीं है और उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो मोहम्मद शमी कैसी गेंदबाजी करते हैं, एक चीज़ और दीपाली बोलना चाहूँगा कि मयंक यादव, या तो भाई लखनऊ वालों आप मयंक यादव को रिलीज कर दो, वो लड़का ऐसा है 150 से ऊपर कंसिस्टेंट बॉलिंग करता है और उसको आप खिला नहीं रहे हो। आप खिला रहे हो आवेश खान को, आवेश खान हर मैच में मार खा रहे हैं, 50-55 से ऊपर रन दे रहे हैं। तो आवेश खान से बेटर विकल्प मयंक यादव है, प्रिंस यादव, मयंक यादव और साथ में मोहम्मद शमी, तो ये कमाल की जोड़ी होगी जी, है ना। इम्पैक्ट प्लेयर देख सकते हैं आप, मोहसिन को ला रहे हैं, आवेश को, वो बात की चीज़ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं तो मुझे लगता है डेफिनेटली इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे बैटिंग ऑर्डर पे जी, क्योंकि राजस्थान में भी सिमरन हेटमायर फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल। पिच की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिच पे क्या चूज करना आज के लिए बेस्ट होगा? किस तरह की पिच आज कर रही है? कोई भी विकेट हो दीपाली, हर टीम ये प्रेफर करती है कि उसके सामने एक सेट टारगेट हो। जब सेट टारगेट होता है तो ये होता है कि सामने वाली टीम को पता होता है उसको किस तरीके से बैटिंग को अरेंज करना, किस तरीके से। आप लास्ट मैच को ले लीजिए जो राजस्थान का था, केकेआर ने जी 154 रन 55 रन का उनको टारगेट मिला,
8 विकेट खो दिए थे केकेआर ने 80 रन के आसपास, सॉरी 8 नहीं 6 विकेट खो दिए थे 80 रन के आसपास। अब उसके बाद रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय आते हैं और मैच को पलट देते हैं और राजस्थान हार जाती है। तो जब आप सेट टारगेट लेके चलते हैं ना कि इतने ओवर तक मैं इतना कर लूँगा और मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इस चीज़ में राजस्थान को महारत हासिल है। राजस्थान जो पावर प्ले है उसी में गेम बदल देती है। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलते हैं और फिर जो बाद के बैट्समैन हैं उनको बहुत आसान हो जाता है। तो अगर लखनऊ की टीम जल्दी विकेट ले लेगी तभी इस मैच में बनी रहेगी, अदरवाइज राजस्थान उनको बाहर कर देगी आगे की राउंड के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल। बहुत तो कोई भी मुश्किल टीम जो होने है वाला टॉस जी। जीतने के बाद हमेशा पहले चुनेगी कि भाई सामने वाली टीम बल्लेबाजी करे और हमें एक सेट टारगेट मिले। एक लास्ट टिप आप क्या देना चाहेंगे? लखनऊ वालों, पंत और मार्करम को और निकोलस पूरन को फॉर्म में लाओ, नहीं है फॉर्म में तो भाई रिप्लेस कर दो। बिल्कुल, देखते हैं कि अब फॉर्म में होगी या फिर नहीं, क्या स्ट्रैटेजी में उनके बदलाव देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल। तो आने वाला समय बताएगा। कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है। लेकिन चलिए कल के मैच की अगर हम लोग बात करते हैं, अभिषेक शर्मा टॉप देखिए स्पीचलेस। मैं आपको बता रहा हूँ, कल के मैच के बाद वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस और पिछले 1-1.5 साल के परफॉर्मेंस के बाद ये तो कहना कंफर्म हो गया कि शुभमन गिल T20 स्क्वाड में नहीं आने में। बेशक वो कप्तान थे, क्योंकि अभिषेक शर्मा की जगह आप नहीं ले सकते। सिंपल, लोग कह रहे थे वैभव सूर्यवंशी बेटर है, वैभव सूर्यवंशी को लेके आओ, लेकिन अभिषेक शर्मा ने कल जिस तरीके से 100 बनाया और एंड तक टीम के साथ खड़े रहे, 20 ओवर बैटिंग करना T20 में और ताबड़तोड़ करना, ये अपने आप में बहुत क्लासिक बात है। हालांकि उन्होंने 68 गेंदें खेली, लगभग 11 ओवर, 11.25 ओवर, 66 गेंदों में 175 रन बनाए थे आज से 12 साल पहले क्रिस गेल ने। वो रिकॉर्ड आज भी वही रिकॉर्ड है, तो वो और जल्दी टूटने वाला लगता भी नहीं है, क्योंकि अभिषेक शर्मा की इनिंग को जब आप देखते हैं तो ताबड़तोड़ लगती है आपको, उस हिसाब से कि क्रिस गेल ने उस समय कितनी ताबड़तोड़ इनिंग खेली थी और आरसीबी ने 260 बनाया था। कहने का मतलब मेरा ये है कि अभिषेक शर्मा ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया। साथ में हेनरी क्लासन हो गए, है ना, उनके साथ जब ओपनिंग में आते हैं क्या कहते हैं ट्रेविस हेड हो गए, ये लोग भी फॉर्म में हैं। नीचे नीतीश रेड्डी हो गए, वो भी फॉर्म में। तो हैदराबाद की बैटिंग बहुत तगड़ी सी अच्छे से फॉर्म में है। बीच में कैमियो खेल के जाते हैं उनके कप्तान ईशान किशन, वो भी फॉर्म में है। तो हैदराबाद की बैटिंग तो मजबूत है ही, लेकिन हैदराबाद का जिस तरीके से प्रफुल्ल हिंगे और साकिब अल हसन आने के बाद गेंदबाजी मजबूत हुई है, उससे एरॉन फिंच को अपने आप पे बहुत गर्व होगा कि वो एक गांव की ज़मीन से 2 ऐसे गेंदबाज खोज के लाए जिन्होंने पिछले 2 मैच उनको जिताए हैं। लास्ट ओवर में 11 रन चाहिए थे, है ना, उनको नहीं बनाने दिया, और इस मैच में तो खैर आसपास ही नहीं थी दूसरी टीमें, तो बहुत ही कंफर्टेबली जीते हैं हैदराबाद। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बात की शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों के कोच एक ही, युवराज सिंह। अग्रेशन भरपूर देखने को मिला, लेकिन फिर भी दोनों के परफॉर्मेंस में इतना डिफरेंस दिखाई दे रहा है। देखिए ये माइंडसेट का डिफरेंस होता है। अभिषेक शर्मा शॉर्ट पिच गेंद को, उसका बैट फ्लो ऐसा है, ऊपर से पकड़ता है कि वो स्ट्रेट ड्राइव पे 6 मार देता है। शुभमन गिल का नहीं है वो बैट फ्लो। शुभमन गिल के पास वो हिटिंग आर्क ही नहीं है कि वो 200-250 के स्ट्राइक रेट से मार सके। इसीलिए शुभमन गिल आप देखेंगे कि ओडीआई और टेस्ट में सफल बल्लेबाज हैं, T20 में नहीं है। और इसका खामियाजा उनकी जो फ्रेंचाइजी है गुजरात टाइटंस, वो भी भुगत रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कोच अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यही रिकी पॉन्टिंग जब दिल्ली के हेड कोच थे तो दिल्ली वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, और यही रिकी पॉन्टिंग जब पंजाब के हेड कोच है तो पंजाब अभिजीत है, अब तक एक भी मैच नहीं आ रही है। तो कोच के होने ना होने से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि माइंडसेट से पड़ता है। माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, और उस प्लेयर की एबिलिटी कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एबिलिटी और माइंडसेट का जो एक रिफ्लेक्शन है, कहीं ना कहीं हम ऑन ग्राउंड देखते हैं दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हेनरिच की अगर हम लोग बात करें, किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा, आपको क्या लगता है? इस सीजन तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। पहले मैच में उन्होंने रन बनाए, फिर दूसरे मैच में रन बनाए, तीसरे मैच में आप ऐसे समझ लीजिए, और सिर्फ रन नहीं बनाए, टीम की जरूरत को देखते हुए रन बनाए। कल भी ताबड़तोड़ खेले। जब टीम फंस गई है तो उन्होंने शुरुआत में टाइम लेके विकेट ना जाए कुछ ओवर, ऐसा क्रिकेट खेला है। और क्लासन पहले से क्लास प्लेयर रहे हैं, खासकर वो जो कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जो कमाल के खड़े खड़े चक्के मारते हैं, वो देखने में मजा आता है।
बिल्कुल, देखने में तो मजा आता है और फैंस भी उतना ही एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ट्रोलिंग किस तरीके से की गई कल के मैच में? देखिए कल के मैच में जो ट्रोलिंग थी वो ज़्यादा हुई नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जब हैदराबाद अच्छा करती है ना तो हैदराबाद के फैंस बहुत खुश होते हैं। सामने वाली टीम में कल का मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ। दीपक चहर मुंबई के खेमे में है, लेकिन उनका जो पूरा करियर रहा है वो 16 करोड़ तक चेन्नई उनको देती थी और धोनी के साथ उन्होंने लगातार काम किया है। बिल्कुल। और टीम में भी आए, भारतीय टीम में। दीपक चहर कल गए, धोनी के पैरों में गिरे, धोनी बोलते हैं तू आ गया देखते कैमरा लेके पीछे पीछे, तो वो कैमरामैन के हाथ जोड़ता, भैया जाओ मुझे कुछ बात करनी है। तो एक चीज हमेशा धोनी ने notice कहा की- कैमरे के सामने बात नहीं करूंगा। बिल्कुल। धोनी ने ये चीज बताई है कि अननेसेसरी आप कैमरे के सामने अवेलेबल मत रहो। जब भी आप कोई सेलिब्रिटी हो या कुछ भी हो, उससे क्या होता है कि लोग आपकी बातों को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के पेश करना बिल्कुल। शुरू कर देते हैं बिल्कुल। और वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं एक बड़े प्लेयर के लिए। सेम इस फिलॉसफी को श्रेयस अय्यर फॉलो करते हैं, जो भी महान क्रिकेटर हैं सारी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, विराट कोहली फॉलो करते हैं, सारे लोग फॉलो करते हैं, कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं देते हैं। बिल्कुल, और यही हमने देखा है कि अभी तक कंट्रोवर्सी से एमएस धोनी हमेशा दूर रही है और बिल्कुल। यही रीजन है, इसलिए उन्हें आज थाला भी कहा जाता है। तो आज शिवम देखते हैं कि कितना देखिए ज्यादा थाला तो हो सकता है इसलिए भी कहा जाता हो क्योंकि प्लेनेट ही 7 है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं कि आज का जो मैच है किस तरीके का रहने वाला है, कैसी स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो बिल्कुल। फाइनल कमेंट तो आपने दिया ही है। फाइनल कमेंट ऐसे समझ लीजिए कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैच का अपडेट वगैरह, कौन 50 लगा रहा है, शतक लगा रहा है, आता रहेगा। जुड़े रहिए MH1 के साथ। बिल्कुल, फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद शिवम हमारे धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। और एपिसोड आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।